लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे चेंज इन पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो चेंज इन पोजीशन में क्या देखे थे कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और रेट शिफ्ट होता है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट कब होता था? जब वेवलेंथ हाई लॉन्गर वेवलेंथ, जब वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो था वो किधर शिफ्ट होता है? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। जब जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो वैसा शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्ट। क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो उसको रेट शिफ्ट भी बोलेंगे। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हो रहा था, जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो किधर शिफ्ट करता है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करे, इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते थे। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और इंटेंसिटी जो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, जो एब्जॉर्प्शन बैंड का चेंज इन इंटेंसिटी होता है तो वो क्या होता है? इंटेंसिटी इंक्रीज होता है या इंटेंसिटी डिक्रीज होता है? तो इंटेंसिटी का जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और जो इंटेंसिटी डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो इसमें क्या हो रहा है? जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो किधर चेंज कर रहा है? अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, कहने का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जब शिफ्ट कर रहा है तो ऐसा शिफ्ट को हम बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेट शिफ्ट। और जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जो शॉर्टर वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ऐसा शिफ्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इधर इंटेंसिटी क्या है? हायर इंटेंसिटी, और नीचे क्या है? लोअर इंटेंसिटी। तो जब लोअर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा तो वो हो रहा है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और जब हायर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो एक हो गया हिप्सो, और एक हो गया हाइपो, एक हो गया हाइपर, एक हो गया बाथो। तो हम लोग बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हो गया बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट शिफ्ट भी बोलेंगे। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेट शिफ्ट, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का किधर शिफ्ट हो रहा है? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट शिफ्ट भी बोलेंगे और बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। बाथोक्रोमिक शिफ्ट कैन बी अचीव्ड बाय, बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग कैसे अचीव करते हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, अटैचमेंट ऑफ ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। किसी ऑक्सोक्रोम को अटैच करेंगे किससे? क्रोमोफोर से। तो यहाँ मेरा क्रोमोफोर मान लो हम लोग लेते हैं फिनॉल, और उसमें अटैच करते हैं एक्सोक्रोम NH2। तो अटैच किए तो क्या होगा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिर्फ प्रोटीन के अंदर था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है? एक्सटेंड कर जा रहा है, N से N का लोन पेयर भी अब इन्वॉल्व हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन क्या हो जा रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। और कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से क्या होता है? होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एनर्जी गैप कम होने से क्या होता है? लैम्डा इंक्रीज कर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज हो चुका है। लैम्डा मैक्स जब इंक्रीज करता है तो कैसा शिफ्ट होता है? बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम लोग रेट शिफ्ट भी बोलते हैं। तो लैम्डा मैक्स पहले कितना था? 256 नैनोमीटर फिनॉल के लिए, और वो एक ऑक्सोक्रोम के अटैच होने से क्या हो जा रहा है? वो 280 नैनोमीटर हो जा रहा है। मतलब कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने के चलते होमोलूमो के बीच में एनर्जी गैप कम हो जा रहा है, जिसके चलते वेवलेंथ बढ़ जा रहा है। वेवलेंथ बढ़ने से
मेरा कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? बाथोक्रोमिक शिफ्ट। देन नेक्स्ट है द रीजन फॉर दिस बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन। बाथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन विच डिक्रीज डेल्टा ई वैल्यू बिटवीन होमो एंड लूमो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? एडिशन ऑफ रिएजेंट विच स्टेबलाइजेज द प्रोडक्ट। ऐसा रिएजेंट को ऐड करें जो प्रोडक्ट को क्या कर दे? स्टेबलाइज कर दे। जैसे कि यहाँ पे फिनॉल है, तो यहाँ पे फिनॉल है, सॉरी ये फिनॉल नहीं, यहाँ पे बेंजीन था। ये क्या है? बेंजीन है ना। बेंजीन में हम लोग ऑक्सोक्रोम ऐड किए हैं, एक करेक्ट कर लेना। ये क्या है? यहाँ पे फिनॉल नहीं है, बेंजीन है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? एडिशन ऑफ रिएजेंट विच स्टेबलाइजेज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये क्या? फिनॉल। ऐसा रिएजेंट डालेंगे, ये है रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो कि मेरा प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करते हैं। ये प्रोडक्ट है फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये लोन पेयर है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, इसमें रिंग में कॉन्जुगेशन जा रहा है। यहाँ भी निगेटिव का कॉन्जुगेशन रिंग में है, लेकिन ये निगेटिव का कॉन्जुगेशन क्या होगा? वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा मतलब कि ज़्यादा रेजोनेंस होगा इसका, है ना। क्योंकि निगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाता है इजीली, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इन कंपैरिजन टू लोन पेयर जो कि कम डिलोकलाइज होगा। तो ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होने से ज़्यादा उसका स्टेबलाइजेशन होगा। और जहाँ ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। वेवलेंथ ज़्यादा तो कौन सा शिफ्ट? बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो स्टेबलाइजेशन बढ़ने से डेल्टा ई घटता है, डेल्टा ई घटने से लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है, लैम्डा मैक्स बढ़ने से बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जिसको हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ये रेजोनेंस के चलते हो गया, और एक ऑक्सोक्रोम जोड़ने के चलते हो, ऐड करने से हो गया। और जो नेक्स्ट है बाय डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को डिक्रीज कर देना। जैसे कि यहाँ पे एसीटोन होता है, तो एसीटोन क्या होता है? तो कंपाउंड है भी पोलर क्रोमोफोर। तो एक ये पोलर क्रोमोफोर है। कैसा क्रोमोफोर है? पोलर। पोलर मतलब कि ये जैसे कीटोन है तो क्या है? पोलर। तो क्या होगा? इसका इंट्रैक्शन हो सकता है किसी के साथ, पोलर का इंट्रैक्शन किसी पोलर के साथ होता है। तो कैसे होता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। एक और अगर पोलर आ जाएगा, इसमें प्लस या माइनस है, तो इसका इंट्रैक्शन या तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा इंट्रैक्शन होता है पोलर का पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कंपाउंड है भी पोलर क्रोमोफोर गिव्स बाथोक्रोमिक शिफ्ट। जो कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें पोलर क्रोमोफोर होता है, वो कैसा शिफ्ट दिखाता है? बाथोक्रोमिक शिफ्ट। जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट को किससे चेंज कर देते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट था, उसको हम लोग चेंज कर दिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो एसीटोन जो पोलर सॉल्वेंट में था वो अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो N से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसका एसीटोन का, तो जो N से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है एसीटोन का, वो किधर चला जाता है? बाथोक्रोमिक शिफ्ट में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जब ये पोलर पोलर के इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ स्टेबलाइजेशन होता है। जैसे एसीटोन है और कोई सॉल्वेंट है, वो भी पोलर है, और हम लोग जो क्रोमोफोर लिए वो भी पोलर है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा और स्टेबलाइजेशन होगा। तो स्टेबलाइजेशन होता है ना, तो नॉन बॉन्डेड जो लेवल है या जो नॉन बॉन्डेड है उसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पाई स्टार, और उसका ज़्यादा होता है पाई से। तो सबसे ज़्यादा N का, और फिर उससे कम पाई स्टार का, और उससे कम पाई का। जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा?
डिस्टेबलाइज भी करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा जो स्टेबलाइज करेगा उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज भी करेगा। तो होता क्या है, जब n से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो जो n से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है इसमें डेल्टा E1 एनर्जी गैप है और ये पोलर सॉल्वेंट में है। तो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइजेशन किसका ज़्यादा हो रहा था, तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना ये पोलर सॉल्वेंट में है। पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है, n का, और फिर उससे कम पाई स्टार का। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है। तो स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, और डिस्टेबलाइज करने का मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबलाइज में एनर्जी डिक्रीज होता है, डिस्टेबलाइज में एनर्जी इंक्रीज करता है। तो हम लोग पोलर स्टेबलाइज करता है, नॉन पोलर डिस्टेबलाइज करता है। तो हम लोग स्टेबलाइजेशन से डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो जब उसका डिस्टेबलाइजेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या आ जाएगा, बहुत, इसका एनर्जी बहुत इंक्रीज कर जाएगा जब वो नॉन पोलर की तरफ जाएगा। और जो पाई है उसका एनर्जी थोड़ा ही इंक्रीज करेगा। तो पाई, क्योंकि पाई का क्या थोड़ा इंक्रीज करेगा और एन का बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एन और पाई का जब कंपेरिजन करते हैं यहाँ पे तो एन का ज़्यादा ही डिस्टेबलाइज होगा और पाई का बहुत कम डिस्टेबलाइज होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा कम ऊपर जाएगा, ये इतना ही ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E1 से कम हो जाएगा डेल्टा E2, क्योंकि ये थोड़ा ही डिस्टेबलाइज किया है और बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज किया। तो ये गैप जो है यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो इस गैप से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि गैप क्या हो जा रहा है, ज़्यादा था फिर कम हो जा रहा है। तो गैप कम हो जाने से क्या होगा, डेल्टा E1 बड़ा होगा डेल्टा E2 से, जो इम्प्लाइज दैट कि λ1 कम है λ2 से, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम, और एनर्जी कम तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ज़्यादा। तो हम लोग ज़्यादा वेवलेंथ, कम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। तो कम वेवलेंथ से जब ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ जाएं तो ऐसा शिफ्ट को लोग बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो n से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या करता है, ये मेरा बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है पोलरिटी को डिक्रीज करने से, जब सॉल्वेंट का पोलरिटी को डिक्रीज करते हैं तो। और एक और ट्रांजिशन होता है पाई से पाई स्टार, जैसे एसीटोन है तो यहाँ से एसीटोन है जैसे, तो यहाँ से अगर n से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पाई से पाई स्टार भी ट्रांजिशन होता है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट का बात कर रहे हैं, तो n से पाई स्टार का जब बात करते हैं बाथोक्रोमिक के लिए करता है, और पाई से पाई स्टार करते हैं हिप्सोक्रोमिक के लिए। तो हिप्सोक्रोमिक वाला भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो हिप्सोक्रोमिक का देखें तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन किसका ज़्यादा होता है, n का ज़्यादा होता है, फिर पाई स्टार का, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई का। तो सबसे ज़्यादा n का, उससे कम पाई स्टार, और फिर उससे भी कम पाई का। तो यहाँ पे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं और पोलर में लिए हैं, तो इसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, पाई स्टार का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पाई। तो पाई का डिस्टेबलाइजेशन भी, पाई स्टार का डिस्टेबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पाई स्टार का डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पाई का डिस्टेबलाइजेशन बहुत कम होता है। तो थोड़ा ऊपर गया है और बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो इससे क्या होगा, जो डेल्टा E1 है उससे बड़ा हो जाएगा डेल्टा E2। क्यों बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ही ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया, तो ये जो गैप था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए डेल्टा E2 क्या होगा, डेल्टा E1 से बड़ा हो जाएगा, जिसका क्या होगा, डेल्टा E1 के कॉरस्पॉन्डिंग λ1 होगा, और डेल्टा E1 ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, डेल्टा E1 कम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1 ज़्यादा हो जाएगा, और डेल्टा E2 ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ2 कम हो जाएगा। तो इसके चलते क्या होता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट करने का मतलब है कि मेरा पोलर से जब नॉन पोलर की तरफ जा रहा है तो मेरा वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आगे जाने से पहले ये सब जो इफेक्ट है ना,
कि स्टेबलाइजेशन हो रहा है n का ज़्यादा पाई स्टार से, और पाई स्टार का स्टेबलाइजेशन पाई से ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट के अंदर में स्टडी करते हैं। तो सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है? तो सॉल्वेंट इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड करने का मतलब है कि ये अल्फा और बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है, और ये कीटोन मतलब कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ये दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, क्या हो रहा है, जब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो मूव्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन किधर मूव कर जाए, लॉन्गर वेवलेंथ। जब सॉल्वेंट को हम लोग पहले नॉन पोलर लिए थे और फिर पोलर कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हो, वहाँ पोलर से नॉन पोलर कर रहे थे, नॉन पोलर से पोलर कर रहे थे, पोलर से नॉन पोलर कर रहे थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉन पोलर से पोलर की तरफ देखेंगे। तो हम लोग को क्या होता है, पाई से पाई स्टार बाथोक्रोमिक दिखाएगा और एन से पाई स्टार हिप्सोक्रोमिक दिखाएगा, मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाएगा जब सॉल्वेंट को हम लोग चेंज करेंगे नॉन पोलर से पोलर। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग को अभी बताए थे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेशन आइदर बाय, तो स्टेबलाइजेशन होता है ना सॉल्वेशन के चलते होता है। सॉल्वेशन में जो स्टेबलाइजेशन होता है वो किसके चलते होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, है ना। तो ये जैसे बताएं कि ये कीटोन है तो इस तरह से पोलर होता है, और ये सॉल्वेंट है मान लो जो कि पोलर है, तो इसमें भी प्लस और डेल्टा माइनस इस डायपोल का है। तो आपस में इंट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, जितना अच्छा इंट्रैक्शन करेगा उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज होगा। तो नॉन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन करता है इन कंपैरिजन टू पाई स्टार, और पाई स्टार ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन करता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्डिंग। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग का ज़्यादा, उससे कम पाई स्टार का, उससे भी कम पाई का। तो यही यूज होगा मेरा इसको एक्सप्लेन करने में कि क्यों पाई से पाई स्टार जो है वो शो करता है बाथोक्रोमिक, और एन से पाई स्टार जो है वो शो करता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना लिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट में मेरा कार्बोनिल का जो एनर्जी लेवल है पाई नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार का, उसका एनर्जी इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। और वहाँ पे हम लोग बना लिए कि पाई इसका है, ये नॉन बॉन्डिंग है कार्बोनिल में, और ये पाई स्टार है। तो सबसे पहले हम लोग एन से पाई स्टार को एक्सप्लेन करेंगे, और ये पोलर सॉल्वेंट में है पाई एस और एन एस सॉल्वेंट, इसलिए एस ले लिए हैं। यहाँ पे पाई एस पाई एंटी बॉन्डिंग एस। तो यहाँ पे हो रहा क्या रहा कि हम लोग एन से पाई स्टार वालों को पहले देखते हैं। तो एन से पाई स्टार ये है, एन से पाई स्टार ये है, जिसका एनर्जी लेवल क्या है डेल्टा E2। अब हो क्या कह रहा है, हम लोग को पता है एन का सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इन कंपैरिजन टू पाई स्टार, और पाई स्टार का सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा पाई से। तो पाई स्टार का सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा पाई से। तो यहाँ पे हम लोग एन और पाई स्टार देख रहे हैं, तो इस पे फोकस करेंगे। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसका स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और ये उससे कम नीचे जाएगा। तो ये ज़्यादा नीचे जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम नीचे जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो डेल्टा E2 एनर्जी गैप है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चल जा रहा है उसके कंपैरिजन में कम नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा E4 क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो एन से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है। तो डेल्टा E4 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग वाला बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाता है, ये हल्का कम करता है। तो इसके कंपैरिजन में E4 क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू E2, इसके ज़्यादा नीचे चले जाने से। तो E4 बड़ा हो जाएगा E2 से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेवलेंथ होगा λ4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा λ2। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो λ2 क्या हो जाएगा, λ4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो रहा है,
ज्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। जब ज्यादा से कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो नैन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो अल्फा बीटा कार्बोनिल होता है, तो उसमें हम लोग जब नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे तो उसमें एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो पाई जो हमको पता है बहुत ही कम स्टेबलाइज होगा, तो हल्का नीचे जाएगा। स्टेबलाइज होने का मतलब एनर्जी कम, तो हल्का नीचे जाएगा। उसके कंपैरिजन में पाई स्टार भी ये कम नीचे जाएगा, और ये भी उसके कंपैरिजन में थोड़ा उससे ज्यादा लेकिन कम ही जाएगा, नीचे स्टेबलाइज होगा। तो ये थोड़ा नीचे गया है और ये भी नीचे गया है। इसका कंपैरिजन में क्या होगा, तो डेल्टा E1 बड़ा हो जाएगा इस बार डेल्टा E3 से। ठीक है, डेल्टा E1 बड़ा हो जाएगा डेल्टा E3 से, क्योंकि ये हल्का ही नीचे गया है और ये भी नीचे गया है थोड़ा ज्यादा। इससे ज्यादा स्टेबलाइज, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है पाई स्टार, तो ज्यादा और ये हल्का नीचे गया। इससे क्या होगा कि ये E3 इस बार कम हो जा रहा है, तो E3 कम हो जा रहा है E1 से। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ λ1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ λ3। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि हम लोग λ1 से λ3 की तरफ जा रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। एक सेकेंड, ये जो है वेवलेंथ, अब यहाँ पे वेवलेंथ जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी E3 कम तो λ3 ज्यादा। तो इस बार क्या हो रहा है, हम लोग वेवलेंथ जब एन से पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो रहा है, ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या मिलेगा मेरा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है तो पाई से पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो क्या दिखा रहा है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ नॉन पोलर से पोलर की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का। तो ये हो गया सॉल्वेंट इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में क्या होता है। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू शॉर्टर वेवलेंथ। किधर जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी बोलेंगे। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में बी काउज्ड बाय द फ्लोइंग फैक्टर। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में बी काउज्ड बाय द फ्लोइंग फैक्टर, तो ये सब फैक्टर है जिसके चलते कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। तो एक ऑक्सोक्रोम से हम लोग क्रोमोफोर को अटैच करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर से अटैच करें तो होगा क्या, जैसे कि मेरा ये ऑक्सोक्रोम है CH3 मतलब कि एल्डिहाइड है ना, और यहाँ पे क्या है कि हम लोग H को हटा करके यहाँ पे Cl लगा दे रहे हैं। तो क्या हो गया, एक Cl क्या है, Cl ऑक्सोक्रोम है। तो जब एक ऑक्सोक्रोम को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स इस बार घट जा रहा है, लैम्डा मैक्स घट रहा है मतलब कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग कौन सा ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअल में, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जब हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं ना तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है कि ऐसे प्लस आर इफेक्ट भी दिखाएगा और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेके माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा। तो हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस आर इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फिर से वही स्टेबिलिटी का बात आएगा। तो यहाँ पे होता क्या कि जैसे माइनस ये 1 नंबर मॉलिक्यूल है, ये 2 नंबर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हम लोग ऑक्सोक्रोम ऐड करने के बाद, तो जब हम लोग ऑक्सोक्रोम ऐड किए ये क्रोमोफोर हो गया, H को हटा के एक ऑक्सोक्रोम ऐड किए, तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो डोमिनेट करता है R प्लस आर इफेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे होता क्या है, जो
जब रेजोनेंस होता है, जो माइनस यहाँ पे आता है और यहाँ पे प्लस आता है, तो प्लस ये तो पहले से प्लस है और इंडक्टिव इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा तो और ज़्यादा प्लस होगा और ज़्यादा ये डिस्टेबलाइज होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होता है किससे, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन के चलते ये जो कार्बोकैटायन बना वो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे जस्ट वहाँ एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, यहाँ प्लस तो है कार्बोकैटायन पर इसको यहाँ पे तो दोनों का सेम इफेक्ट होगा, स्टेबलाइज कर रहा है, पर इधर कोई डिस्टेबलाइज करने वाला नहीं है और यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने वाला है। तो इससे क्या हो रहा है, जो कार्बोकैटायन इज नाइदर स्टेबलाइज और नॉट डिस्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन। कार्बोकैटायन कोई हाइड्रोजन ना ही स्टेबलाइज कर रहा है ना डिस्टेबलाइज कर रहा है, पर यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसके चलते क्या होगा, ये वाला क्या है, स्टेबल ज़्यादा होगा और ये वाला डिस्टेबलाइज होगा। तो ये वाला क्या हो गया, स्टेबल, और ये क्या हो गया, डिस्टेबलाइज। तो इसको डिस्टेबलाइज हम लोग क्या जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा, तो एनर्जी कम, इसका वेवलेंथ ज़्यादा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा, और इसका एनर्जी स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या जाए, ज़्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलेगा, बात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, मतलब कि ब्लू शिफ्ट। इसी को एक्सप्लेन किया था, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑफ n से pi स्टार ट्रांजिशन इज प्राइमरीली ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेटेरोएटम Cl माइनस। इन सच केसेस minus I effect of heteroatom dominate over plus R effect. Due to this substitution, compound 2 become less stable than the parent compound 1. We know that more is the stability, more is the lambda max. मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम और एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। So more is the stability, more is the wavelength. The more is the stability, more is the wavelength. Therefore, the lambda max of substituted derivative is less than the parent aldehyde. Clear हो गया यहाँ तक? The next point कहता है addition of suitable reagent destabilizes the product. अब यहाँ पे जो reagent ऐड करे वो प्रोडक्ट को destabilize कर रहा है। कैसे? तो जैसे यहाँ पे HCl डाले तो यहाँ से H+ निकलेगा और ये H+ को ले लेगा तो यहाँ पे NH3 प्लस, तो पहले एनिलीन था और एनिलीनियम, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स 280 और यहाँ पे लैम्डा मैक्स 256। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे डिलोकलाइज कर रहा था वो यहाँ से हट गया है, यहाँ पे इसके चलते डिलोकलाइजेशन का कोई बात ही नहीं है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कम होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिलीनियम लेस स्टेबल है और एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है। तो मोर स्टेबिलिटी मोर लैम्डा मैक्स, लेस स्टेबिलिटी लेस लैम्डा मैक्स, लेस स्टेबिलिटी लेस लैम्डा मैक्स। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। This hypsochromic shift is due to the removal of n-pi conjugation। n और pi conjugation जो लोन पेयर का हो रहा था, मतलब कि n से pi का जो conjugation हो रहा था वो क्या हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहा, रिमूवल हो गया उसका। Thus aniline is more stable than anilinium ion. Anilinium ion। तो यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पे है, बाय मीन ऑफ सुटेबल स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस यहाँ पे इससे अटैच है हाइड्रोजन और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या करने के लिए,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लो ये OCH3 है ऐसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो इससे अटैच हाइड्रोजन नहीं है ना, इससे हाइड्रोजन अटैच कोई अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। और ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो विद इन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंटर मॉलिक्यूलर होता है। तो हम लोग को कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेबल होता है ना। तो जहाँ स्टेबिलिटी होता है ज़्यादा होता है वहाँ लैम्डा मैक्स क्या होता है, ज़्यादा, और जहाँ स्टेबिलिटी कम होता है वहाँ लैम्डा मैक्स कम होता है, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, कोई स्टेबिलिटी है नहीं, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, लैम्डा मैक्स कम हो जा रहा है। तो इन कंपाउंड ए देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन कंपाउंड बी, जो कि कंपाउंड बी में एब्सेंट है। हेंस ए इज मोर स्टेबल देन बी, इसलिए बोल रहा है कि ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। ड्यू टू दिस रीजन लैम्डा मैक्स ऑफ ए इज मोर देन द लैम्डा मैक्स ऑफ बी, तो इसके चलते क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम रहा है, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और लास्ट पॉइंट जो है बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग इसको पहले ही बता चुके हैं, बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जब पोलैरिटी चेंज कर रहे थे, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे इधर से इधर जो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कब दिख रहा था, जब हम लोग पोलर से नॉन पोलर की तरफ जा रहे थे। तो एक ये वाला केस हो गया, और बाय इंक्रीजिंग एक ये वाला केस हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जब पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मेरा एन से पाई स्टार वाला जो ट्रांजिशन है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर लेना कि पोलैरिटी को जब इंक्रीज करते हैं जब पोलैरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एन से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है वो क्या दिखाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। किसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में, है ना ये वाला। तो लास्ट बताए थे ये, जब नॉन पोलर से पोलर की तरफ जाते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल क्या दिखाता है, एन से पाई स्टार शॉर्टर वेवलेंथ हो जाता है और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट आता है। ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। अब आता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है, एन इफेक्ट विच लीड टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ऐसा इफेक्ट हो गया, बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ये क्यों होता है, इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। जब हम लोग किसी क्रोमोफोर में ऑक्सोक्रोम को ऐड करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम यूजुअली कॉजेज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और एक और होता है, वो होता है हाइपर, मतलब कि याद रखना पर में क्या रहा, आर है, मतलब इंक्रीज, इंक्रीज में भी क्या आ रहा है, आर, इसलिए ये इंक्रीज वाला के लिए हाइपरक्रोमिक। और एक हो गया हाइपोक्रोमिक। तो हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, इफेक्ट विच लीड टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या डिक्रीज करेगा। ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन को कम होने से होता है, कम कॉन्जुगेशन होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज करता है ना। मतलब कि ये ऐसे था, अब ये कहाँ जाएगा, ये डिक्रीज करके ऐसे हो जाएगा, मतलब ये डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी, पहले यहाँ था तो फिर डिक्रीज करके यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहीं तक रहने देते हैं।